एवरीवन, वेलकम टू विजय स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.3 के बारे में। एक्सरसाइज 10.3 से पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उन सभी के सॉल्यूशन डन होने वाले हैं। तो अगर आपको ये पूरी बात समझनी है कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं, तो आप इसके पिछले वाले वीडियोस यानी कि पार्ट 3 इस वेक्टर अलजेब्रा का वो जरूर देख लें, ताकि उसमें जो कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया जाता है आपके साथ वो सारी बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड को मॉड में दिखा दें, इसलिए मैंने मॉड वेक्टर ए दिखा दिया √3 और मॉड वेक्टर बी 2 दिखा दिया। और फिर दिया हुआ है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल √6 है। और एंगल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं टू फॉर्मूला अब क्या होता है वो जरा अपने दिमाग में फिर से रिवाइज कर जाइए कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल मॉड में वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। डायरेक्शन नहीं होती इसमें, इसका प्रोडक्ट होता है। तो ये चीज़ दी गई है √6, ये यहाँ पे दिया हुआ है √3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल √6 अपॉन √3 इंटू 2। डन है। तो √3 से ये डिवाइड हुआ तो मिला हमें √2, ये हो गया √2/2 यानी कि 1 अपॉन √2। यानी कि इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग थीटा इक्वल मिलेगा हमें कॉस इनवर्स 1 अपॉन √2। तो इसकी पूरी वैल्यू होती है π/4। तो थीटा इक्वल हो गया π/4। यही एंगल है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है आपका ये π/4। थीटा इक्वल π/4। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होगा, उसमें भी एंगल ही पूछा जा रहा है दो वेक्टर्स के बीच में। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करेगा फॉर्मूला। आप इसका जो बेसिक फार्मूला होता है उसी फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। हालांकि ये एंगल जो है वो कॉस के टर्म में मिलता है, तो इसलिए कॉस का जो फॉर्मूला होता है वैल्यूज की, कॉस थीटा की वैल्यूज कब कब कैसे कैसे चेंज होती है उसको रिवाइज करना होगा आपको। फिर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि वेक्टर ए इक्वल आई कैप माइनस जे कैप, वेक्टर बी इक्वल आई कैप प्लस जे कैप। और प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए कह रहा है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर जो प्रोजेक्शन होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका 1 अपॉन मॉड में वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डॉट। ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, राइट। तो ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है ये कैसे पता होगा? इसको अगर डायरेक्ट फॉर्मूले में आप सॉल्व करेंगे तो बड़ा इजीली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल a1 b1 प्लस a2 b2। ओके, तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, इसके कंपोनेंट्स की बात हो रही है। तो ये हो गया 1 इंटू 1 प्लस ये 1 है, यहाँ -1 है, तो 1 इंटू -1, तो ये कितना हो गया 1 - 1 यानी कि 0। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कितना आ गया 0, राइट। अब जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वेक्टर बी आपको फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा टोटली 1 अपॉन मॉड में वेक्टर बी इंटू 0, वैल्यू कितनी आ गई 0। तो प्रोजेक्शन कितना हो गया 0, प्रोजेक्शन आपका मिलता है 0। तो इस तरह से आप प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे। अगर आपको ये कुछ मिलता तो आपको यहाँ से मॉड में वेक्टर बी फाइंड करना पड़ता। अब मॉड वेक्टर बी आप कैसे फाइंड करते हैं? मॉड वेक्टर बी फॉर्मूला आपको पता है x² + y² + z²। इस तरह से आपको फाइंड करना पड़ता है, बट अभी नहीं है। अभी तो डायरेक्टली अगर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी 0 मिल जा रहा है तो उसको उसमें पुट करते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी।
तो इस वजह से प्रोजेक्शन क्या हो गया 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करना होगा, उसमें भी प्रोजेक्शन के बारे में ही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो उसमें कह रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, 3 वेक्टर दिए गए हैं, तो उसकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन है उसे भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंडीशन होती है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी इक्वल वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए इक्वल 0 आ जाए। क्या आ जाए 0। क्या दिखाना है आपको यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये कंडीशन होती है। अगर वो इसको सेटिस्फाई करते हैं तो वो तीनों वेक्टर क्या होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, अगर नहीं करते हैं तो नहीं होंगे। तो आप इसके बेस पर क्वेश्चन नंबर 5 को भी बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल 8, ये एक पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मॉड में वेक्टर ए इक्वल 8 मॉड में वेक्टर बी। और क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, उसमें कह रहा है कि फाइंड वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों वेक्टर को फाइंड करना है। फाइंड करते हैं, यहाँ से आते हैं। इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। ओके, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ ऐसी की ऐसी रहेगी इक्वल 8। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप, ये वेक्टर ए का मल्टीप्लाई वेक्टर ए में तो मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई तो मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी, इसका मल्टीप्लाइशन करेंगे तो प्लस होगा, कैंसिल हो जाएगी चीज़, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, जैसे नॉर्मली आप करते आते हैं पॉलिनोमियल्स में उस तरह से। अब वेक्टर ए के प्लेस पर आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 8 और मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। ओके, टोटल का ये स्क्वायर अगर कर दें माइनस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल 8, ये हो गया 64 मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल 8, तो ये हो गया 63 मॉड में वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल 8। ओके, तो मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल 8/63, ये 63 इधर क्या डिवाइड करेगा, तो यहाँ से मॉड वेक्टर बी इक्वल अंडर रूट में 8/63, ये हो गया 2√2 और ये हो गया 3√7, ये मॉड वेक्टर बी है। क्या हो गया मॉड वेक्टर बी। अब बात आती है वेक्टर ए की, तो ये 8 इंटू मॉड वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए इक्वल 8 इंटू मॉड वेक्टर बी के प्लेस पर 2√2/3√7, तो कैंसिल कुछ हो नहीं सकता तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते हैं 16√2/3√7, ये मॉड वेक्टर बी की वैल्यू। तो यहाँ से मैंने मॉड वेक्टर बी और उसकी वैल्यू से मॉड वेक्टर ए फाइंड कर लिया। ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड रियल नंबर्स में आते हैं इसलिए रियल नंबर्स में है। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 के बेसिस पे आप क्वेश्चन 7 to 9 बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो इसी के बेसिस पे हैं सभी क्वेश्चन, तो उन्हें सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसमें वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी दिया गया है कंपोनेंट फॉर्म में, और ये कहा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के, तो लेमडा की वैल्यू फाइंड कीजिए। ओके, तो ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट है उस पर चलते हैं हम लोग, और ए प्लस लेमडा बी पहले फाइंड करते हैं। ए प्लस लेमडा बी क्या होगा, तो वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी इक्वल वेक्टर ए क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा, और बी कैप क्या है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और इसके अकॉर्डिंग इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिलने वाला है 2 माइनस लेमडा, इसके साथ जाएगा ना लेमडा मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा आई कैप, साथ में ये प्लस 2 है, ये भी प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और ये लेमडा भी मिलने वाला है इसके साथ, तो लेमडा साथ में
जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप, इतना आपको मिलने वाला है वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अब जो स्टोरी दी गई है कि टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वो वेक्टर सी के, तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी इक्वल 0। यही कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर का कि उनका मल्टीप्लाई करें तो 0 मिलेगा। अब इसकी जगह पे क्या है, इसकी जगह पे आपका ये है 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप, और वेक्टर सी के प्लेस पर ये चीज 3 आई कैप प्लस जे कैप इक्वल 0। मल्टीप्लाई करते हैं पहले 2 माइनस लैम्डा आई कैप का इन दोनों में, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा आई कैप इंटू 3 आई कैप। ओके, फिर जे कैप में तो प्लस 2 माइनस लैम्डा आई कैप इंटू जे कैप, फिर इनका मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप इंटू 3 आई कैप प्लस इनका मल्टीप्लाई फिर जे कैप में, तो 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप इंटू जे कैप, और फिर इनका मल्टीप्लाई इनके साथ, तो 3 प्लस लैम्डा के कैप इंटू 3 आई कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप इंटू जे कैप इक्वल 0। ये इतनी स्टोरी, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आना है, आई कैप इंटू आई कैप क्या होता है, जे कैप इंटू जे कैप क्या होता है, और आई कैप इंटू जे कैप क्या होता है, इन चीज़ों पे हमको गौर करना है। अब ध्यान देने बात है कि आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है, जे कैप इंटू जे कैप 1 होता है, के कैप यानी सिमिलर अगर हैं तो उनका मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम यूनिट वेक्टर वाले कंडीशन में, जो उनकी नोटेशन है तो उनको 1 मिलता है, और अगर डिफरेंट है आई कैप का मल्टीप्लाई जे कैप में तो 0 मिलता है, जे कैप का मल्टीप्लाई के कैप में तो 0 मिलता है, के कैप का मल्टीप्लाई आई कैप में तो 0 मिलता है। ये ऑब्जर्वेशंस में मैंने बताया था पार्ट 3 में, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पार्ट जो है सुरक्षित है, आई कैप इंटू आई कैप, गुड। ये लोग नहीं सुरक्षित है, और एक ये सुरक्षित है जे कैप इंटू जे कैप, गुड। बट ये जो आई कैप इंटू जे कैप है इनका मल्टीप्लाई हो तो कितना हो गया 0, और ये जो जे कैप इंटू आई कैप है, आई कैप साइन है ना, तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया 0। साथ में ये के कैप इंटू आई कैप है तो पूरा पोर्शन 0, ये के कैप इंटू जे कैप है पूरा पोर्शन 0 0। तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा नॉर्मली 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, और ये लोग हो गए आपके टोटली 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा, और साथ में प्लस 0 प्लस 0 इक्वल 0। ये दोनों लोग भी 0 हो गए, यहाँ से यहाँ तक 0, यहाँ से यहाँ तक 0, के कैप इंटू आई कैप और के कैप इंटू जे कैप की वजह से। अब ये कितना हो गया 3 2 6 माइनस 3 लैम्डा, और ये कितना बचा हमारे पास 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल 0, तो 6 प्लस 2 8 माइनस 3 और प्लस 2 माइनस लैम्डा इक्वल 0, यानी कि लैम्डा इक्वल 8। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 8। इस तरह से यहाँ पे जो हमने नोटेशन यूज किया कि आई कैप इंटू जे कैप का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 0 आता है, जे कैप इंटू के कैप उसी तरह से सिमिलरली 0, के कैप इंटू आई कैप सिमिलरली 0, के कैप इंटू जे कैप सिमिलरली 0। बट अगर सिमिलर है आई कैप इंटू आई कैप है तो 1 आएगा, जे कैप इंटू जे कैप है तो 1 आएगा। सो दैट इस तरह से सॉल्व हुआ और लैम्डा की वैल्यू आ गई 8। राइट, इतना समझ में आ गया, करेक्ट। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को कई बार देखें, बार बार देखें, जब तक ये पूरी तरह से समझ में ना आ जाए। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 की तरह से ही
क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 18 तक के सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होने वाले हैं। नो डाउट आपको उसमें अगर उसका मैग्नीट्यूड पता करना हो, उसका यूनिट वेक्टर पता करना हो, जो फॉर्मूले बताए गए हैं एकदम टू द फॉर्मूला आपको रन करना है। फॉर्मूले पर अगर आप गए तो आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पूरे क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाना है। फॉर्मूले से थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, डाउट हो जाएगा आपको उसमें और बहुत मुश्किलें होने वाली हैं। ये पूरा जो चैप्टर है वो फॉर्मूले के बेसिस पे रन करना है। आप डॉट प्रोडक्ट पता कर रहे हैं तो आपको वो सारे फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।